नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हर घर सफलता में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके लिए पिछली वाली जो वीडियो है उसमें आपके लिए करा दिया था भारत की भूगर्भिक संरचना। इसके नेक्स्ट आज देखेंगे कि क्या भारत की भू आकृतियाँ, यानी अभी तो आपने पढ़ा था हिमालय, इसके बाद पढ़ा था आपने प्रायद्वीपीय भारत में क्या था। आपके लिए मैं प्रायद्वीप भारत पढ़ाया था और उसमें मैंने आपके लिए पढ़ा था क्या, चट्टानों के प्रकार। इसी कड़ी में हम आगे आज पढ़ेंगे क्या, भारत की भू आकृतियां। जो भारत में जो आकृतियां हैं, मतलब भू आकृतियां, जैसे अरावली उस दिन पढ़ाया था। जो उस दिन मैंने जो पढ़ाया था आपके लिए वो पढ़ाया था कि जो अरावली श्रेणी है वो क्या है, किस चट्टान से निर्मित है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो अरावली है वो कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। तो आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा क्या, अरावली। उसके बाद आपके लिए सतपुड़ा। सतपुड़ा की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो मैं आपके लिए 4 चीज पढ़ाऊंगा। आप क्या क्या, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, अरावली। सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कौन सी, अरावली। तो आप क्या करें, डालें अरावली, हेडिंग डालें अरावली। और जो भी कुछ मैं करा रहा हूं आप कॉपी पेन लेकर इसे नोट करते जाएं, क्योंकि इसमें मेरा लिखने मैं अगर लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, मैं यहां पर बोलूंगा तो आप इसको नोट करते जाएं, ठीक है। तो अरावली, सबसे पहले देखें तो अरावली का जो विस्तार है वो कहां तक है। अरावली का जो विस्तार है वो कहां तक है। तो आपने देखा होगा अरावली जो है तो उसका तो दक्षिणतम भाग है ये गुजरात में है। तो अरावली का जो दक्षिणतम भाग है ये वाला, ये कहां पर है, गुजरात। गुजरात के बाद ये राजस्थान, और मोस्टली कहां पर है, जो अरावली श्रेणी है मोस्टली कहां पर है, आपकी राजस्थान। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो एक रेंज, यानी एक जो श्रेणी है वो दिल्ली, यानी कि दिल्ली की तरफ चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिल्ली रेंज। उसके बाद एक ये वाली जो आगे चली जाएगी हरियाणा। तो आपका अरावली का जो विस्तार है किन किन राज्यों में है, आपका गुजरात, आपके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका दिल्ली और हरियाणा, किन राज्यों में है। और दिल्ली तो आपको पता ही है, दिल्ली भारत की राजधानी है और यूनिक टेरिटरी है। तो क्या 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। जो अरावली श्रेणी है ये किस चट्टानों से निर्मित है, तो मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था। जो अरावली श्रेणी है किस चट्टानों से, आर्किक क्रम की चट्टानों से। किस चट्टानों से, आर्किन क्रम की चट्टानों से। तो अरावली श्रेणी का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो भारत, कोष्टक में लिखेंगे भारत, उसमें कोष्टक में लिखेंगे क्या, विश्व। भारत या कोष्टक में लिखेंगे विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है। जो आर्किक क्रम की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, आपकी भारत या विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है। जो अपक्ष के कारण, अपक्ष का मतलब होता है, आपके लिए मैं बताया था कटाव। कटाव किसी से होता था, नदियों द्वारा कटाव हो सकता है, वायु द्वारा कटाव हो सकता है, जल द्वारा कटाव हो सकता है, ठीक है, या फिर बर्फ द्वारा कटाव हो सकता है। तो आर्किक क्रम की जो चट्टानें हैं वो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, जिनका क्या, वायु के अपर्दन के कारण, यानी अपर्दन मतलब वायु के कटाव के कारण, इसका, वायु के कटाव के कारण इसका बहुत सारा हिस्सा क्या हो गया है, अपक्षय मतलब कटाव हो गया है, अपक्ष हो गया है। और अब ये सबसे पुरानी, अगर हम देखें सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, अरावली, ठीक। इसमें क्या है, गुजरात का सबसे दक्षिणतम भाग रहेगा, हरियाणा आपका एक चला जाता है दिल्ली। दिल्ली की तरफ जो जाने वाला है, अगर मैं यहां लाऊं दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ जाने वाली श्रेणी को दिल्ली रेंज कहते हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं, दिल्ली रेंज कहते हैं। जिस पर क्या बना हुआ है, आपका क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। जिस पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जहां पर बना हुआ है उस श्रेणी का नाम क्या है, रायसेन हिल्स। किस श्रेणी, अगर यहां दिल्ली में क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन जो हमारी अरावली श्रेणी की, जो दिल्ली रेंज की श्रेणी है, उसमें क्या है, रायसेन हिल्स। क्या है, रायसेन
हिल्स। किस श्रेणी पर बना है राष्ट्रपति भवन? रायसीन हिल्स पर। इसके बाद अगर हम मोस्ट की बात करें तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू अरावली श्रेणी, थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूं, यहां पे यहीं लिख देंगे फिर हम। अरावली श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो अरावली की क्या है? माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू की जो ऊंची चोटी है, माउंट आबू की जो ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? माउंट आबू। और उसकी जो चोटी है क्या है? शेरडी। ये है शेरडी। और इसकी जो चोटी है शेरडी की, माउंट आबू की जो चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। और माउंट आबू पर एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर बना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। मैंने इसीलिए लिखवाया। और सबसे पहले अगर आया तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो अरावली है उसकी क्या, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जो माउंट आबू है, इसलिए मैंने आपके लिए श्रेणी में कराया। माउंट आबू जो श्रेणी है उस पर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किसके लिए फेमस है? यानी कि जो जैन है, हमारे तीर्थकर थे, फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसके लिए है? किसकी मूर्ति है यहां पर अगर हम देखें तो कौन की? ऋषभदेव की। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लेंगे टोटल कि अरावली का विस्तार कहां है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। अरावली का जो निर्माण हुआ है वो आर्किक क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और इसका दक्षिणतम श्रेणी कहां पर है? राजस्थान। इसका अगर हम देखें उत्तर में हरियाणा। इसकी एक रेंज आती है दिल्ली रेंज, जिसे हम क्या कहते हैं? दिल्ली रेंज। इसी दिल्ली रेंज पर रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो गुरु शिखर है। किस श्रेणी पर अवस्थित है? आपकी माउंट आबू पर। और माउंट आबू पर बना हुआ है जैन धर्म का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। किसके लिए है? ऋषभदेव, जैन के प्रथम तीर्थकर। ठीक, इसी कड़ी में अगर हम आगे देखेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, मैं इनको मिटा रहा हूं। आगे पढ़ेंगे हम सतपुड़ा। आपने देखा, मैंने आपके लिए बताया था विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी पर था, उसी में बताया था मैंने आपके लिए क्या? विंध्याचल। तो इसके बाद अगर हम देखें तो पढ़ेंगे हम सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो श्रेणी है उसका जो मैक्सिमम प्रमुख स्थान है, जहां पर इसका जो मैक्सिमम है कहां पर अवस्थित है? एमपी में। सतपुड़ा जो श्रेणी है जिसको कहां पर इसका मैक्सिमम क्षेत्रफल है? एमपी में। तो इन श्रेणियों में सतपुड़ा टोटल मिला के ये वाला इसमें 3 श्रेणियां प्रमुख हैं। इसको हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, इनमें मुख्यतः 3 श्रेणियां मुख्यतः प्रमुख हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं आपकी? राजपीपला, इसके बाद महादेव और महाकाल। तो सतपुड़ा पहाड़ी की 3 श्रेणियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राजपीपला, इसके बाद महादेव एंड महाकाल। यूपी TSS में एक बार इनको सीरियल से लगवाया आया था कि पूरब से पश्चिम की ओर, यानी जो पूरब है, पूरब से पश्चिम की ओर इन श्रेणियों का मिलान कीजिए। यानी कि पहले महाकाल, उसके बाद महादेव और सतपुड़ा। तो 3 श्रेणियां हैं, महाकाल, महादेव, सत और राजपीपला आपकी। अगर हम बात करें कि इनके, अगर हम यहां पर देखें, जब मैं आपके लिए नदियां पढ़ाऊंगा तो ये आपका क्या पड़ेगा? विंध्याचल पर्वत। इधर को क्या होगा? विंध्याचल पर्वत। तो आपकी जो नदी होगी ना, राप्ती नदी, त्राप्ती जो नदी होगी आपकी ऐसे करके बह रही होगी, और आपकी कौन सी? नर्मदा नदी यहां से बह रही होगी। ठीक है,
नर्मदा कहां से बहेगी? यहां से, और आपकी ताप्ती नदी इधर से बहेगी। ठीक है। अगर हम देखें तो इन सतपुड़ा सीढ़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी सतपुड़ा सीढ़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी है? धूपगढ़ी। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी जो चोटी है कहां अवस्थित है? तो हम कह सकते हैं कहां पर? महादेव श्रेणी पर। किस श्रेणी पर? महादेव श्रेणी पर। इसके बाद अगर हम बात करें मैकाल पर, मैकाल जो श्रेणी है यहां पर क्या? अमरकंटक। इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी सेकंड हाईएस्ट चोटी जो है कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर है? आपकी मैकाल श्रेणी पर। और अमरकंटक से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। जब आपको मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इससे एक और नदी निकलती है आपकी, कौन सी? सोन नदी। ठीक है। तो इसकी तीन महत्वपूर्ण बात रहेंगी कि सतपुड़ा श्रेणियां की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? मैकाल, महादेव, राजपीपला। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ी। किस श्रेणी पर अवस्थित है? महादेव श्रेणी पर। इसके बाद सेकंड कौन सी है? अमरकंटक। किस श्रेणी पर अवस्थित है? मैकाल श्रेणी पर। ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी पढ़ी आप ये। सतपुड़ा के बाद अगर हम पढ़ेंगे, तो कौन सा? आपका पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। बड़ी महत्वपूर्ण है, इनसे एक या दो क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो पश्चिमी घाट है ये कहां से और कहां तक इसका विस्तार है? तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके बाद अगर हम मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर गांठ सी, ये क्या है? ये क्या है? नीलगिरी। जो नीलगिरी जो श्रेणी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। नीलगिरी श्रेणी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। ये जो पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है वो इसको दोनों को जोड़ती है, नीलगिरी श्रेणी। तो ये मैंने दोबारा बनाया है। ये क्या हो रहा था? नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने इसको मिटा के दोबारा बनाया है। तो मैं आपके लिए बता रहा था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो क्या है? आपका गुजरात से लेकर कहां तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल। इसके बाद केरल के बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैंने गांठ टाइप में बनाया है ये क्या है? आपकी नीलगिरी। जो नीलगिरी श्रेणी है वो आपका जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है इन दोनों को जोड़ती है। जो नीलगिरी श्रेणी है किन किन को जोड़ती है? आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के लिए। अच्छा, ये मैंने कहा कि आपका कहां से? ये आपका गुजरात से इसका विस्तार है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और इसके बाद केरल। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो अब हम डालेंगे, हेडिंग डालें आप पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो किसका भाग है? अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का एक क्या है? एक हिस्सा है जो क्या है? एक पहाड़ टाइप में है। लेकिन एक्चुअल में पश्चिमी घाट एक पहाड़ ना होकर क्या है? आपका भ्रंश यानी धंसा हुआ भाग है। जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपके लिए, कोई एक प्लेन जगह है, अगर प्लेन जगह के बाद ये वाली जगह ये आपकी नीचे आ जाए तो ये वाली जगह नीचे आ जाए तो ये आपको जो ऊंचा दिखाई देगा। इसीलिए जो भ्रंश है इसको बोलते हैं भ्रंश। इसको क्या बोलते हैं? भ्रंश। तो जो आपका पश्चिमी घाट है ये पहाड़ ना होकर एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश। तो भ्रंश से निर्मित हुआ है आपका, क्या निर्मित हुआ है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहां से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? आपकी 900 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं
कि जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1600 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है आपकी औसत ऊंचाई 900 मीटर। ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण बात करें तो पश्चिमी घाट को गोवा से दो भागों में यानी कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा से इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। किन भागों में? दो भागों में। और इसे अगर हम देखें गोवा अगर यहीं कहीं है तो इसको दो भागों में बांट देंगे। और पश्चिमी घाट को एक और क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, इसको हम उत्तरी सह्याद्री बोल देते हैं और इसको हम दक्षिणी सह्याद्री बोल देते हैं। ठीक है। तो इसको हम एक और नाम से क्या से जानते हैं? सह्याद्री नाम से जानते हैं। ठीक। तो इसको उत्तरी सह्याद्री और इसको दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है आपकी? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? कालसुबाई। कालसुबाई है कहां पर है? कालसुबाई है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर है कालसुबाई? महाराष्ट्र में। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की बात करेंगे कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है, ये तो उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आपको पता होगा, कुद्रेमुख कहां पर है? आपकी कर्नाटक में। और कुद्रेमुख जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तो हम अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है कितनी? 900 मीटर। इसके बाद अगर हम देखें तो 16 अक्षांश पर, इसको आप लिखना चाहें तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा पर, यानी 16 डिग्री अक्षांश रेखा को इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं कुद्रेमुख। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाती है नीलगिरी। नीलगिरी आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। और नीलगिरी जो है इसका जो भाग है कहां पर है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में है, कुछ हिस्सा इसका किसमें है? आपका केरल में है और कुछ इसका तमिलनाडु में है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो डालेंगे नीलगिरी। और नीलगिरी जो श्रेणी है क्या कर रही है? आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम कर रही है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोत्ता बेटा। कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? दोट्टा बेटा। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी? दोट्टा बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? अन्नामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अन्नामुडी। अन्नामुडी जो चोटी है वो क्या है? यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। दोट्टा बेटा किसकी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई एक पहाड़ी है। अन्नामलाई एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी की जो चोटी है कौन सी? अन्नामुडी है वो कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। उसके बाद अगर हम देखें दोट्टा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, उसी में कोष्टक में लिख सकते हैं कि जो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोट्टा बेटा वो क्या है? सेकंड, यानी दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड यानी दक्षिण भारत की, अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
दूसरी चोटी, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है वो कौन सी है? दोता बेटा। उसके बाद पहली की बात करें तो अन्नामुड़ी। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर एक और लिख लेना, यहीं पर यहां पर क्या है, हाँ आपके जो नीलगिरी है इसी पर क्या है आपका, क्या ऊटी। ऊटी एक पर्यटक स्थल है, सभी को पता होगा ऊटी दक्षिण भारत में है। ऊटी पर्यटक स्थल है और कहां पर है? नीलगिरी पर। और ये अब ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तो नीलगिरी पर कौन सी है? एक पर्यटक स्थल है, कौन सा? ऊटी। ऊटी कहां पर है? आपका तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका क्या? पूर्वी घाट। इसके बाद देखें क्या? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट अगर हम देखें तो पूर्वी घाट की जो लंबाई है, कितनी है? पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो कितनी है? 1800 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखें इसकी औसत ऊंचाई कितनी? औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियों ने पश्चिमी घाट को क्या कर रखा है? काट दिया है। तो कहीं कहीं क्या है? पूर्वी घाट कहीं कहीं है, यानी जब अगर देखें गोदावरी नदी यहां से निकलती है तो ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र को बिल्कुल काट देगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्या? उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। अगर हम देखें इसके बाद कृष्णा नदी है वो काटेगी यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखें कावेरी नदी है तो उसने यहाँ काट रखा होगा। ठीक है ना। तो जो आपका जो पूर्वी घाट है एकदम कटा फिटा तक है। कैसे कह सकते हैं हम? जो आपका क्या? पूर्वी घाट है एकदम कटा फटा है। कैसा तत्व है? कटा फटा। कटा फटा तत्व है। जो किस कारण? क्योंकि नदियों ने निरंतर इसको काटा है। इसकी जो लंबाई है 1800 किलोमीटर, इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? आपकी महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। जो आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। अच्छा, अगर आप देखें तो महेंद्रगिरी एक आंध्र प्रदेश में भी है और एक तमिलनाडु में भी है। तो एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो दक्षिण पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणतम ऊंची आप पहाड़ है, यानी जो पहाड़ी है वो कौन सी है? तो आपका जो यहां पर दक्षिण में रहेगा ना वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी अगर हम कहेंगे तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। लेकिन एक महेंद्रगिरी एपी में भी है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक। तो अब मैंने आपके लिए आज पढ़ा है अरावली के बाद सतपुड़ा के बाद आपका पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट। किसी दिन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नदियां पढ़ाऊंगा, जिसे डीपली मैं आपके लिए नदियां पढ़ाऊंगा। प्रत्येक नदी को मैं एक एक विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि गंगा नदी कहां से निकल रही है, कहां तक बहती है, यूपी कहां कौन से राज्य में, भारत के कौन कौन से राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में गिरती है। उसके बाद अगर हम देखें सिंधु नदी, सिंधु के बाद उत्तर भारत की नदियां, यानी कि मैं प्रत्येक छोटी से लेकर बड़ी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से नदियां महत्वपूर्ण होगी, मैं उन सारी नदियों कराऊंगा। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए नदियां पढ़ाएंगे। तो कैसी लगी हमारी क्लास आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।